मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि लैब असिस्टेंट के लिए लगातार फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के ऊपर क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आज हम दोस्तों इस वीडियो लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं राजस्थान लैब असिस्टेंट के अंदर जो फिजिक्स का आपके पोर्शन दे रखा है प्रकाशिकी, और प्रकाशिकी के अंदर हम बात कर रहे थे पोलराइजेशन के बारे में, यानी कि प्रकाश का जो ध्रुवण होता है उसके बारे में बात कर रहे थे। और मैंने आपको समझाया था कि जो है प्रकाश होता क्या है, प्रकाश का नेचर किस प्रकार का होता है, प्रकाश के कितने भाग हैं, और जो है आपका अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। उसके बाद मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लास्ट में बोल दिया था कि हम अगले लेक्चर में ये सीखने वाले हैं कि जो आपका अध्रुवित प्रकाश है या जो सामान्य लाइट है, जो देखिए अभी मेरे फेस के ऊपर लाइट आ रही है, जो मेरे बैकग्राउंड से लाइट आ रही है, उस लाइट को हम किस प्रकार से पोलराइज या ध्रुवित लाइट बना सकते हैं, उसके जो मेथड्स हैं वो टोटल 5 प्रकार के हैं। कितने? 5। पहला है आपका परावर्तन, दूसरा है आपका अपवर्तन, तीसरा है द्यु अपवर्तन, और चौथा है आपका द्युवर्णता डाइक्रोमाइजेशन, ठीक है, या डाइक्रोमोज्म। और आपका 5th मेथड जो है वो है प्रकीर्णन, जिसमें से आपको अभी केवल और केवल 4 मेथड्स के बारे में पढ़ना है। प्रकीर्णन के बारे में केवल मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूंगा, बाकी उससे ज्यादा हमें जो है उसकी डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। लास्ट ईयर की अगर बात करें दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को जब डिस्कस करा था तब मैंने एक बताया था ब्रूस्टर का नियम से क्वेश्चन पूछा है। मैंने आपको जब क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए तब बताया था, तो जो ब्रूस्टर का नियम है वो आज ही हमारे इस लेक्चर के अंदर आने वाला है, ठीक है दोस्तों। और आज की जो ये क्लास में मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूं, और थोड़ा सा जो रिप्रेजेंटेशन वगैरह तरीका है वो बदला गया है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब आप सबसे पहले लिखेंगे कि समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां, ठीक है। और जब मुझे नीचे लिखना होगा तो मैं यहां से गायब हो जाऊंगा, कोई दिक्कत मत लेना आप, ठीक है। चलिए, तो आप लिखेंगे इसके अंदर कि समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां, यानी कि हम कौन कौन सी विधियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम वो विधियां पढ़ना चाहते हैं या हम वो मेथड सीखना चाहते हैं जिसके माध्यम से हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट कर सके। अब उसकी कितनी विधियां हैं दोस्तों? टोटल 5 विधियां हैं। 5 में से पहली कौन सी है? तो आप लिखेंगे परावर्तन के द्वारा, ठीक है। दूसरी कौन सी है? तो दूसरी विधि आ जाती है अपवर्तन द्वारा, ठीक है। तीसरी विधि आ जाती है द्यु अपवर्तन के द्वारा। किसके बारे में? द्यु अपवर्तन। चौथी आ जाती है आपके कौन सी दोस्तों? तो चौथी आ जाती है द्युवर्णता, ठीक है, द्युवर्णता द्वारा। और 5th मेथड जो आता है वो आ जाता है प्रकीर्णन के द्वारा, प्रकीर्णन द्वारा। समझ में आ गई बात? अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कौन सी विधि दोस्तों? परावर्तन के द्वारा जो विधि है उसके बारे में, ठीक है। चलिए, तो अब आप लिखेंगे सबसे पहली विधि परावर्तन द्वारा, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन के द्वारा। अब परावर्तन के द्वारा का मतलब क्या है कि हम यहां पर जो भी नियम वगैरह यूज करेंगे वो परावर्तन के नियम यूज करेंगे, और जो लाइट वगैरह है उसके अंदर परावर्तन करवा के हम जो है ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर जो है ये परावर्तन के द्वारा जो दी गई है ये ब्रूस्टर के नियम पर वैलिड है, या ब्रूस्टर महोदय के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? ब्रूस्टर। समझ में आ गई बात? तो इस वैज्ञानिक का नाम याद जरूर रखिएगा, क्योंकि ये जो है हमारे काम आने वाले हैं।
तो दोस्तों हमारे जो ब्रूस्टर महोदय हैं वो क्या कहते हैं, उसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो आप डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ से हमारे एक आपतित किरण खींचेंगे जो कि कैसी होगी, अधुरवित होगी, और फिर एक यहाँ से हम लाइन खींचेंगे जो परावर्तित होगी, और एक जो है हम यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे जो अपवर्तित होगी, और ये इसका परपेंडिकुलर खींच देंगे। ठीक है, अब यहाँ से चूंकि क्या आ रही है दोस्तों, इस ए पॉइंट से मान लीजिए, और यहाँ पर जो है हम इसका नाम दे देते हैं सी, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। ठीक है, या यहाँ पर भी बी दे सकते हैं, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा एक्सिस है जहाँ टकराएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर यहाँ से आ रही है अधुरवित लाइट, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्या आ रही है, अधुरवित लाइट आ रही है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना अधुरवित लाइट को, बिल्कुल। अब ये यहाँ आते टकराई, यहाँ से जैसे ही जाएगी तो ये हमें जो लाइट मिलती है ये कैसी मिलती है, ध्रुवित मिलती है। ये एंगल जो है ये आपका इंसिडेंट एंगल, वो भी आईपी कहलाता है। ठीक है, यहाँ ये एंगल भी कितना होगा, आईपी होगा। साथ ही साथ इस नियम में यही कहा गया है कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण जो है ये 90 डिग्री के कोण पर होगी। समझ में आ गई बात। और इस परपेंडिकुलर के साथ में जो है आपका यहाँ एंगल बनेगा वो कहलाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल, यानी कि आर। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, ब्रूस्टर महोदय जो है वो ये कहते हैं कि आपके पास में एक अधुरवित प्रकाश है, जो अधुरवित प्रकाश आएगा, और यहाँ जो ये मीडियम है इसका वो कैसा होगा, पारदर्शी। ठीक है, ये चीज आपको याद जरूर रखनी है कि यहां पर क्या होगा, पारदर्शी माध्यम होगा। समझ में आ गई बात। तो परावर्तन के द्वारा जो है हम किस प्रकार से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करेंगे, उसमें ब्रूस्टर महोदय के द्वारा जो कहा गया वो मैं पूरा डिटेल में अब समझा देता हूं। डायग्राम बन चुका है। अब देखिए दोस्तों, ब्रूस्टर महोदय ये कहते हैं कि आपके पास में अध्रुवित प्रकाश है, वो अध्रुवित प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम के अंदर टकराता है और एक विशेष आपतित कोण पर जो है टकराता है, और उस विशेष आपतित कोण के ऊपर जो आपकी परावर्तित किरण होगी और जो आपकी अपवर्तित किरण होगी। अपवर्तित किरण क्या होती है, जो परावर्तन में तो क्या होता है वही प्रकाश वापस आ जाएगा, लेकिन कुछ किरणें तो उस मीडियम में भी आ जाती है ना अंदर, वो बची हुई किरणें क्या कहलाती है, देखो ये आपकी कौन सी है, आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। और ये जो आपतित किरण है ये कैसी किरण होती है, ये अध्रुवित होती है, ये जरूर लिखिएगा, कैसी होगी, अध्रुवित। समझ में आ गई बात। ये जाती है और ये हमें जो प्राप्त होती है ये प्राप्त कैसी होती है, परावर्तित किरण है। ये क्या है, परावर्तित किरण। और ये जो परावर्तित किरण है ये कैसी होगी दोस्तों, हमारी ध्रुवित होगी। ठीक है, ध्रुवित। समझ में आ गई बात। और जो ये किरण है ये हमारी अध्रुवित होगी, क्योंकि ये तो क्या है, यही वाली रेज सीधी सीधी निकल रही है और कुछ भी नहीं है। और इन रेज का नाम क्या है, तो ये रेज कहलाती है अपवर्तित, अपवर्तित किरण। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। अब देखिए, जो आपतित किरण है वो एक पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम का मतलब है कांच जल, यानी कि ट्रांसपेरेंट, इस प्रकार का जो इसमें आपको जो है आमने सामने की वस्तुएं दिखाई देती हो। जैसे कि मेरे पास में ये चश्मा है, इसमें ये जो लगा हुआ है ना ये फाइबर के लेंस या जो ये ग्लासेस लगी हुई है, इसमें मेरे को ये दिखाई देता है, तभी तो मैं ये पहन रहा हूं। अगर ये ब्लैक होते हो मेरे को कुछ दिख रहा ही नहीं होता तो फिर मैं पढ़ाता कैसे। तो ये क्या हुआ, एक पारदर्शी माध्यम हुआ। समझ में आई बात। तो आपतित किरण पारदर्शी माध्यम में एक विशेष आपतित कोण पर
जो है मीडियम से टकराती है, फिर उसमें से कुछ किरणें परावर्तित किरणें बदल जाती है और कुछ किरणें अपवर्तित हो जाती है। तो जो परावर्तित किरणें हमें प्राप्त हुई है वो ध्रुवित होती है, 100% कैसी होती है, पोलराइज्ड लाइट होती है। एक तो ये याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है कि ब्रूस्टर महोदय ने ये कहा कि जो परावर्तित किरण और जो अपवर्तित किरण है वो दोनों 90 डिग्री के कोण पर होती है। समझ में आ गई बात? कितने डिग्री के कोण पर होगी? 90 डिग्री के कोण पर होती है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, इसलिए अब मैं जो गायब हो जाता हूं और स्पेस के अंदर मैं लिखूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों कि आपको पता है IP, इस डायग्राम के माध्यम से अगर देखें और 90 डिग्री प्लस R एंगल करते हैं तो ये एक लाइन के ऊपर उपस्थित है, यानी देखो IP ये रहा, 90 डिग्री ये रहा और R ये रहा, ये तीनों जुड़ करके कितने आने चाहिए, 180 डिग्री। यहां से R की अगर वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, 90 डिग्री माइनस IP। समझ में आ गई बात? तो हमारा जो IP है ये तो क्या कहलाता है, IP जो है वो तो कहलाता है दोस्तों आपके आपतित कोण। क्या कहलाता है, आपतित कोण कहलाता है। और जो आपका R है ये R क्या कहलाएगा, ये R आपका जो है दोस्तों क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण कहलाएगा। समझ में आ गई बात? अपवर्तन कोण समझ में आ गई? क्लियर है ये बात? याद रखिएगा कि अपवर्तन कोण की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री माइनस आपतित कोण। ठीक है, अब R बराबर ये आ चुका है 90 माइनस IP। अब दोस्तों देखिए आपको जो है एक अपवर्तन का नियम होता है और वो कहलाता है आपका स्नेल्स नियम। क्या कहलाता है, स्नेल्स नियम। और स्नेल्स नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है वो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो स्नेल्स नियम के अकॉर्डिंग दोस्तों जो है आप यहां लिखेंगे अब स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ ये कहता है रिफ्रैक्शन लॉ, यानी रिफ्लेक्शन के अंदर जो है दो नियम होते हैं कि आपका जो है आप किसी भी प्रकाश किरण को किसी माध्यम में लेकर जाते हो तो वो जो है अपने नॉर्मल से डेविएट जो हो रही है उसको कहते हैं हम अपवर्तन। उसके अंदर स्नेल्स लॉ ये कहता है कि आपका जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि n, ठीक है, या म्यू, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो साइन I और साइन R के इक्वल होता है। I क्या होता है, आपतित कोण, और R क्या होता है, अपवर्तन कोण। समझ में आ गई बात? लेकिन यहां पर हमारे पास आपतित कोण कितना है, IP, तो हम यहां रखेंगे साइन IP अपॉन में साइन, और R की वैल्यू कितनी है, R यानी अपवर्तन कोण कितना है, 90 माइनस IP, तो हम यहां रखेंगे 90 डिग्री माइनस IP। समझ में आ गई बात? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम का होता है वो n बराबर कितना आ जाएगा, साइन IP अपॉन साइन 90 माइनस थीटा जो है वो होता है आपका कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस IP, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा, तो n बराबर हो जाएगा आपके 10 IP। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का, जो पारदर्शी आपने माध्यम लिया उसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, आपतित कोण के टेन थीटा पर, यानी 10, उस 10 पर उसकी वैल्यू क्या आती है, तो 10 IP बराबर हो जाएगा n। अब दोस्तों देखिए हम यहां पर जो रिलेशन लिखवा रहे हैं, IP बराबर 10 इनवर्स n कहें, चाहे आप अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो 10 इनवर्स म्यू। ठीक है, तो IP यानी कि आपतित कोण बराबर होता है 10 इनवर्स म्यू। अब यहां ये बात जरूर याद रखिएगा कि n और म्यू तो जनरल है, मैंने बता दिए, लेकिन अगर एग्जाम में कुछ और भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हो तब भी आप IP बराबर क्या कहोगे, 10 इनवर्स म्यू कहोगे। समझ में आ गई बात? म्यू क्या है, उस मीडियम का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैं आपको जो है दोस्तों क्वेश्चन बता देता हूं जो पूछा गया है।
ठीक है, देखिएगा आप क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ये तो व्यतिकरण का है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ये भी व्यतिकरण का है। ये देखिए दोस्तों, इधर देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए, ये देखिए क्या पूछा है, देखो, वायु के सापेक्ष कांच और जल के अपवर्तनांक 1.54 और 1.33 है। कांच से जल में प्रवेश करने वाली एक पुंजिका यानी कि आपका जो बीम है या फिर लाइट, आप तो जस्ट ये समझिए, पुंजिका के लिए ध्रुवण कोण क्या होगा। क्या पूछा था, ध्रुवण कोण। जो दोस्तों आपका आईपी है ना, जो आपतित कोण है, उसी को कहते हैं ध्रुवण कोण, उसी को कहते हैं ब्रूस्टर एंगल। और आपसे यही पूछा है, तो आपको जस्ट यहाँ यही रिलेशन यूज करना था, tan IP इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर म्यू जो है वो यहाँ क्या यूज करेंगे, तो यहाँ म्यू जो है वो दोस्तों कैसे यूज किया जाता है, तो म्यू जो है आपके एक रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसको मैं आगे सिखाने वाला हूँ। जब आपको म्यू 2 लिखा हो तो इसका मतलब होता है μ1 अपॉन में μ2, यानी कि μ1 के रेस्पेक्ट में μ2 की वैल्यू। और यहां देखें तो देखिए, कांच से आप जल में जा रहे हो तो कांच वाले का आएगा ऊपर, कांच वाले का ऊपर यानी कि 1.54 और आपका 1.33। तो समझ में आ गया, ये और ये क्वेश्चन तो आपका आंसर हो ही नहीं सकते। अब फर्स्ट या सेकंड में से क्या आंसर होगा ये तब हम समझ जाएंगे, जब μ1 2 का आप मतलब समझ जाएंगे, उसको हम आगे सीखेंगे। अभी बताने से कोई मतलब नहीं है, केवल क्वेश्चन बताना चाह रहा था कि देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इससे फॉर्मूला से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको समझ में आया ध्रुवण आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे या नहीं, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली याद रखना है कि आईपी यानी कि आपतित कोण, इस आपतित कोण के ही जो भी नाम है वो मैं सब लिखवा देता हूं। इस आपतित कोण को ही आप क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण भी कहते हैं। ठीक है, ध्रुवण कोण यानी कि पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, पहला नाम इसका हो गया। दूसरा इसका नाम क्या आ जाएगा, ब्रूस्टर कोण। समझ में आ गई बात। और तीसरा जो है वो आपको पता ही है कि आपतित कोण है। समझ में आ गई बात, आपतित कोण। तो आईपी के जो है 3 नाम है, कितने, 3, ध्रुवण कोण, ब्रूस्टर कोण और आपतित कोण। समझ में आ गई बात। केवल ये रिलेशन जिसको याद है ना, वो दोस्तों इससे क्वेश्चन कर जाएगा, जो भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा। तो अब मेरे से एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं हम पूरा, कि आपका जो है समतल ध्रुवित प्रकाश से प्राप्त करने की जो विधि है परावर्तन के द्वारा, वो क्या कहती है। परावर्तन के द्वारा जो विधि है वो हमारे ब्रूस्टर महोदय के द्वारा दी गई है। और ब्रूस्टर महोदय ने ये कहा कि जो अध्रुवित प्रकाश है उसको आप जैसे ही पारदर्शी माध्यम पर एक विशेष किसी कोण पर, जिसे आप कह रहे हैं आपतित कोण या ध्रुवण कोण या जो भी आपका नाम दे रहा है, ब्रूस्टर कोण वगैरह, ठीक है, तो आपतित कोण से जब आपतित करवाते हैं तो जो प्रकाश परावर्तित आपको प्रकाश मिलेगा वो परावर्तित प्रकाश ध्रुवित होगा, लेकिन वो एक किसी विशेष एंगल पर ही ध्रुवित प्राप्त होता है। और उस विशेष एंगल को, उस विशेष कोण को, जिसे आप जो है आपतित कोण कह रहे हैं, उसे हम आपतन कोण भी कहते हैं, उसे हम ब्रूस्टर कोण भी कहते हैं और उसे हम ध्रुवण कोण भी कहते हैं। ठीक है, और फिर इन्होंने कहा कि ये भी ब्रूस्टर का नियम है, साथ ही साथ इन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दी कि जो परावर्तित किरण है और जो अपवर्तित किरण है उन दोनों के बीच में जो कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। समझ में आ गई बात। फिर हमने रिलेशन निकाला कि IP प्लस 90 प्लस R बराबर 180 होता है, तो R बराबर हो जाएगा 90 माइनस IP। और इसको जैसे जैसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में एक रिलेशन आ जाता है, क्या दोस्तों, कि IP बराबर tan इनवर्स n या tan इनवर्स म्यू या tan इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। तो आपको यहां यह भी पूछा जा सकता है कि ब्रूस्टर कोण केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, तो ब्रूस्टर कोण केवल और केवल निर्भर करता है जो मीडियम है उसका आपके जो है क्या है दोस्तों, अपवर्तनांक कितना है। तो जो परावर्तक सतह है यानी कि जहां टकरा रहा है, जिस सतह से वो परावर्तन हो रहा है वापस, उस सतह का जो है आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, उसी पर डिपेंड करेगा ध्रुवण कोण, ब्रूस्टर कोण, आपतित कोण। समझ में आ गई बात। तो ये परावर्तन के द्वारा आपने कैसे प्राप्त करेंगे वो सीख लिया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मेथड की ओर।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों हम सीखते हैं आपके किसके बारे में, तो अब हम सीखेंगे अपवर्तन के द्वारा यानी रिफ्रैक्शन के द्वारा, यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब आप लिखेंगे सेकंड मेथड हमारा। चलिए सेकंड मेथड क्या कहता है, अपवर्तन के द्वारा दूरवर्ण या फिर प्रकाश का दूरवर्ण। ठीक है, तो अपवर्तन के द्वारा प्रकाश का दूरवर्ण। समझ में आ गई बात। चलिए तो अब अपवर्तन के द्वारा, जैसा कि हमने सीखा पीछे परावर्तन के द्वारा, वैसे ही अपवर्तन के द्वारा कैसे प्राप्त होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, जस्ट आपके पास में एक कांच की आपको प्लेट लेनी है। क्या करना है, एक सेकेंड, हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड, ये क्या है, पेन रखते ही हो गया था थोड़ा। देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, एक आप कांच की जो है प्लेट लेंगे। जैसे आई हैव दिस मोबाइल, मतलब मेरे पास में ये मोबाइल है, इसके आप इसको मान लीजिए कि कांच की प्लेट है। क्या है, कांच की प्लेट है, या आप कांच की जो है समांतर प्लेट मान सकते हैं। इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी, इसके ऊपर आप एक लाइट टकराएंगे। वो लाइट टकराने के बाद क्या होगा दोस्तों, कुछ लाइट तो परावर्तन हो जाएगी, कुछ लाइट अपवर्तित हो जाएगी। कुछ लाइन क्या होगी, लाइटें जो है उसमें से कुछ किरणें तो अपवर्तित होगी, कुछ किरणें परावर्तित होगी। तो जो ये परावर्तन के द्वारा किरणें प्राप्त होगी वो क्या होगी, ध्रुवित होगी, और अपवर्तन के द्वारा जो प्राप्त होगी वो कैसी होगी, अध्रुवित होगी। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, तो दोस्तों ये तो से पीछे भी पढ़ा है, हाँ पीछे भी पढ़ा है, बस इसमें फर्क इतना है कि इसके अंदर जो आपकी ये जो आप प्लेट ले रहे हो, या ये समांतर प्लेट कांच की जो ले रहे हो, ये एक लोगे तो ज्यादा अध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा, दो लोगे कम थोड़ा हो जाएगा, तीन लोगे कम होगा, चार लोगे कम होगा, पांच लोगे कम होगा। इसका मतलब जितनी ज्यादा आपने जो है कांच की समांतर प्लेटें ले ली और उनको समांतर जमाते गए, उतना ही आपका जो है क्या होता जाएगा दोस्तों, क्या होता जाएगा, आपके अध्रुवित प्रकाश जो है वो कम होता जाएगा और ध्रुवित प्रकाश आपको ज्यादा प्राप्त होने लगेगा। समझ में आ गई बात। तो बस इसी को जो है आपको थ्योरी के रूप में लिखना है। ठीक है, चलिए तो अब आप इसको लिख लीजिए। तो अपवर्तन के द्वारा, तो आप लिखिए इसके अंदर कि जब कांच की समांतर प्लेट पर, जब कांच की समांतर प्लेट पर अध्रुवित प्रकाश, अब दोस्तों मैं पीछे समझा चुका हूं कि ब्रूस्टर कोण क्या होता है, तो आपको जो टकराना है ना वो ब्रूस्टर कोण से ही आपतित करना है, ऐसा नहीं कि किसी भी एंगल से आपतित कर रहे हो। ठीक है, तो जब कांच की समांतर प्लेट पर अध्रुवित प्रकाश ब्रूस्टर कोण, ठीक है, या ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो प्लेट के ऊपरी, यानी ऊपर वाला भाग, भाई मोटाई है तो उसका ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग अलग होगा, तो प्लेट के ऊपरी तथा नीचे की सतहों से परावर्तित प्रकाश, ठीक है, ये भी डायग्राम से और समझा दिया जाएगा, परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से 100% पूर्णतया ध्रुवित होता है। समझ में आ गई बात, पूर्णतया ध्रुवित होता है, लेकिन जो अपवर्तित प्रकाश होगा, लेकिन अपवर्तित प्रकाश आंशिक रूप से, अपवर्तित प्रकाश आंशिक
रूप से ध्रुवित, आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। समझ में आ गई बात? यानी पार्शियली जो है वो क्या होगा, पोलराइज्ड होगा, पार्शियली अनपोलराइज्ड होगा। तो आंशिक रूप से ध्रुवित होता है, ठीक है। लेकिन अब देखो ये बात किसकी हुई, जब एक कांच की प्लेट है, लेकिन हमने क्या कर दिया कि कांच की प्लेट जो है ज्यादा कर दी। क्या कर दी? ज्यादा कर दी। तो क्या होगा दोस्तों, जैसे जैसे कांच की प्लेटें बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ध्रुवण की मात्रा जो है वो बढ़ती जाएगी और अध्रुवण की मात्रा कम होती जाएगी। तो आप यहां लिखेंगे कि अब इसके अंदर लिख लीजिए आप कि यदि कांच की ऐसी कई प्लेट हैं, यदि कांच की ऐसी कई समान प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी जाए, एवं प्रथम प्लेट पर अध्रुवित प्रकाश ध्रुवण कोण पर डाला जाए। ठीक है, तो आप जो है पहली प्लेट के ऊपर डालेंगे, जो ध्रुवण प्रकाश है उसको तो पहले पे डालेंगे, लेकिन उसको डालने के बाद जो अभी हम डायग्राम से समझने वाले हैं वह और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट आप लिख लीजिए, डाला जाए तो अध्रुवित यानी अनपोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश का परावर्तित भाग प्लेटों से परावर्तन के बाद पूर्णतया ध्रुवित होगा, ध्रुवित होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसको अभी हम डायग्राम से देखने वाले हैं, ध्रुवित होता है। अब यहाँ आप लास्ट में बस ये लिख लीजिए भाई, देखो प्लेटों की संख्या बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, पूर्णतया जो अध्रुवित प्रकाश है वो भी हमें ध्रुवित प्राप्त होना लग जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अब आप लिखेंगे कि यदि प्लेटों की संख्या अधिक हो तो अंततः निर्गत प्रकाश या अपवर्तित प्रकाश, ठीक है, अंततः निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है। यानी कि भाई देखो, आपने एक प्लेट ली, फिर दो प्लेट ली तो और कम होता जाएगा अनपोलराइज्ड, फिर 3 ली, 4 ली, 5 ली, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि इतनी ज़्यादा आपने प्लेटों की संख्या ले ली कि अब ध्रुवित प्रकाश आपको प्राप्त ही ना हो। तो ये वही पॉइंट है कि प्लेटों की संख्या अगर अधिक हो तो हमें जो है निर्गत प्रकाश जो प्राप्त होगा वो समतल ध्रुवित ही फिर प्राप्त होगा। समझ में आ गई बात?
अब ये जो प्लेटों की इस प्रकार से व्यवस्था है, या जो प्लेटों को आप इस प्रकार से जमाएंगे, इनको हम कहते हैं पाइल ऑफ प्लेट्स। तो आप लिखिए प्लेटों की इस प्रकार की व्यवस्था को पट्टी का पुंज और इंग्लिश में आप कहते हैं इसे पाइल ऑफ प्लेट्स। ठीक है, पाइल ऑफ प्लेट्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब इसका डायग्राम देखिए आप किस प्रकार से बनेगा। तो इसका मैं डायग्राम आप लोगों के सामने बना देता हूँ। कुछ इस प्रकार से इसका जो है आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, पट्टियाँ जमाते जाएंगे। ठीक है, ये लो, ये कांच की एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये तीसरी प्लेट, ये चौथी प्लेट, ये पांचवी प्लेट, ये छठी प्लेट और ये 7। ठीक है, ये 7 टुकड़े कर दिए तो ये 7 प्लेटें हो गई। हम एक प्लेट के बारे में पहले एग्जांपल देखेंगे। देखिए क्या होता है दोस्तों, जैसे ही इसके ऊपर ये किरण टकराई, ठीक है, अब ये कैसी है, ये अध्रुवित है। जो टकराता है वो कैसा होता है, अध्रुवित प्रकाश होता है। ठीक, यह अध्रुवित प्रकाश था जो इससे टकराया। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? ये टकराने के बाद अब दोस्तों टकराते ही इसमें से कुछ भाग तो इसका क्या हुआ होगा, परावर्तित, और कुछ भाग जो है इसका क्या हुआ होगा, अरे कुछ भाग क्या हुआ होगा, अपवर्तित। ठीक है, तो ये है, एक मिनट, अपवर्तित। ठीक है, या आप इसे ही जो है निर्गत कह रहे हैं, यानी जो बाहर आ रहा है। ठीक है, निर्गत। और ये कैसा होता है, ये अध्रुवित ही होता है। ठीक है, अध्रुवित प्रकाश। और जो यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है प्रकाश, वो कैसा है, वो है परावर्तित ध्रुवित प्रकाश। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब ये यहाँ आया, फिर ये जो प्रकाश किरण थी इसमें से ये जो अपवर्तित हो रहा था, ये नेक्स्ट प्लेट के लिए तो क्या होगा, वापस से अध्रुवित ही है तो वापस से परावर्तन होगा, तो और कुछ लाइट मिलेगी। वापस से अपरावर्तन होगा, कुछ लाइट मिलेगी, कुछ परावर्तन, फिर और कुछ परावर्तन। तो इस प्रकार से जो है हमें ये क्या प्राप्त होंगे, ये सब कैसा प्रकाश होगा, तो ये हमारा जो प्रकाश है, ये प्रकाश है आपका कैसा दोस्तों, ये है ध्रुवित। ठीक है, परावर्तित और ध्रुवित प्रकाश है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? क्लियर है? चलिए, तो ये आपका जो है परावर्तित या ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके आपके सामने आ जाता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अभी मैं आपके सामने आ जाता हूं। ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, और एक सेकेंड, इसको और थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं तो मैं और अच्छे से, एक मिनट, ये बेचारा, इसको डिलीट ही कर देते हैं, इसको भी डिलीट। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं, ये कौन सा प्रकाश था हमारा, अपवर्तित प्रकाश या निर्गत प्रकाश। और ये कैसा होता है, तो ये होता है हमारा अध्रुवित। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अब इसको और थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। ये लीजिए, अभी शिफ्ट हो जाएगा ये, तो ये लो, क्लियर है आपके सामने? अब देखिए दोस्तों, आपने जो है तब से देख लिया कि डायग्राम किस प्रकार से हमने बनाया है। ठीक है, तो अध्रुवित प्रकाश था भाई, ये है हमारी कांच की प्लेट एक, इसके ऊपर अध्रुवित प्रकाश टकराया।
कुछ भाग तो इसका परावर्तित हुआ होगा और कुछ भाग जो है अपवर्तित हुआ होगा। जो परावर्तित प्रकाश है वो तो होता है ध्रुवित और जो अपवर्तित प्रकाश है वो होता है अध्रुवित। ठीक है, ये एक कांच की प्लेट से काम हुआ। अब इसके आगे ये दूसरी प्लेट है मानो, ठीक, तो यहां से जो अपवर्तित प्रकाश था, इस मोबाइल से जो निकल रहा था अपवर्तित प्रकाश, वो इसके अंदर जाकर के तो क्या करेगा, कुछ भाग परावर्तित करेगा, कुछ अपवर्तित करेगा। आगे वाली प्लेट में ऐसे कम होता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अध्रुवित प्रकाश के अंदर जितनी ज्यादा प्लेटों की संख्या टकराएगा उतना ही ज्यादा वो ध्रुवित प्रकाश डेवलप करता जाएगा। तो आप यहां पर जो है ये लिख लीजिए कि नंबर ऑफ प्लेट्स, जो कांच की स्लाइड्स है या जो कांच की प्लेटें हैं उनकी संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है दोस्तों, ध्रुवित प्रकाश के यानी पोलराइज्ड लाइट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अनपोलराइज्ड लाइट के। समझ में आ गई बात, ये चीज याद रखिएगा कि नंबर ऑफ प्लेट्स जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हमें ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा और उतना ही कम हमें जो है अध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। समझ में आ गई बात। तो ये दो मेथड के माध्यम से हमने सीखा कि समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कौन कौन से दो मेथड सीखे हमने, तो हमने पहला सीखा परावर्तन के द्वारा, दूसरा सीखा अपवर्तन के द्वारा। अब अगले वीडियो के अंदर हम सीखेंगे द्यु अपवर्तन के द्वारा और द्यु वर्णता के द्वारा और प्रकीर्णन के द्वारा, क्योंकि प्रकीर्णन के अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो ये तीनों के तीनों कल के लेक्चर में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हमारा जो है केवल एक टॉपिक इसका बचेगा इंटरफेरेंस, और वो इंटरफेरेंस जो है 2 क्लास के अंदर कंप्लीट होगा। फिर हमारे 5th टॉपिक यानी कि फिजिक्स का 50% सिलेबस यूट्यूब के ऊपर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, टॉपिक वाइज टॉपिक विथ क्वेश्चंस और सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा लगभग 36 वीडियो के अंदर। ठीक है, उसके बाद का 50% भी ऐसे ही 36 में, मतलब लगभग 70 से 75 वीडियोस के अंदर हमारा पूरा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट है और फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको एक जरूरत है पढ़ाई करने की और सिलेक्शन हम देंगे। आप जस्ट इसको पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा और जब एग्जाम दोगे ना तो पता चल जाएगा। जितने लोगों ने पेड ले रखा है, जितने फ्री पढ़ रहे हैं, बाद में रिजल्ट के टाइम हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल ऑफ यू लव यू एंड बाय बाय, टेक केयर।